मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? अगर तो अभी आप हम लोग शुरू कर सकते हैं, और बताइए आपको किस टास्क में दिक्कत आ रही है या किस प्रोग्राम में दिक्कत आ रही है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। कल मैंने कुछ टास्क दिए थे, पुराने पुराने भी टास्क बचे हुए अभी हैं, और जावा स्क्रिप्ट के मैंने नए टास्क भी दिए हैं। बताइए, बोलिए। सर वो सेंड कर दिया है मैंने टास्क। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो इसमें है, ठीक है। मैंने देख लिया आपका टास्क। तो इस टास्क के हिसाब से आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ। आपने जो टास्क भेजा है, उस टास्क में क्या है कि बहुत सारे डिव बने हुए हैं। तो आप ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं आपको। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, जिस डिव के अंदर, मतलब एक डिव बनाना पड़ेगा बड़ा सा। बड़ा सा का मतलब ये है कि अगर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताएं, तो कुछ इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए। आपको एक इस तरह से बड़ा सा डिव बना लेना है, ठीक है। ये आपका बन गया डिव, मान लो। इसके अंदर आपको 3 हिस्से डिवाइड करने हैं। तो क्या आप इस तरह के 3 हिस्से डिवाइड कर पाएंगे? ठीक है, कर लेंगे आराम से, क्योंकि ये तीनों 3 हिस्से जो हैं फ्लोट लेफ्ट करके आप डिज़ाइन कर देना इसके अंदर। तो पहले एक डिव बनाना, उसके अंदर 3 डिव बनाना। जब ये तीनों डिव बन जाएंगे, तो इस वाले के अंदर एक डिव इतना बड़ा बनाना और एक डिव इतना बड़ा बनाना। फिर दूसरे वाले के अंदर एक डिव इतना बड़ा बनाना और एक डिव इतना बड़ा बनाना, ठीक है। फिर तीसरे वाले के अंदर एक डिव इतना बड़ा बनाना और एक डिव इस तरह से। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा डिव आप कहाँ बना रहे हो, बस। अगर आपने ये ध्यान दिया सही से, तो समझिए बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे बताया है? सबसे पहले एक बड़ा डिव आपको बनाना है, उसके अंदर 3 हिस्से डिवाइड करने हैं। जब वो आप 3 हिस्से बना लो, तो फिर एक पहले हिस्से के अंदर 2, दूसरे के अंदर भी 2, और तीसरे के अंदर 3 बनाने हैं। तो आराम से बन जाएगा, मुझे लगता है ना? यस सर, अलाइनमेंट में दिक्कत आ रहा है। अब बन जाएगा ना? ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा कोई और टास्क है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको वो टास्क बता देंगे। कोई और टास्क है या आगे बढ़े हम लोग? लास्ट टाइम हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया था, और जावा स्क्रिप्ट का हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को शुरू करना है अगला स्टेटमेंट, जो कि है लूपिंग स्टेटमेंट। तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम 3। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, कहीं ना कहीं अब तक सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि लूपिंग क्या होती है। तो लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है जनरली, कि एक ही टास्क को, एक ही काम को कई बार करना हो, तो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर आपको एक काम कई बार करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक डिव है या कोई एक टेक्स्ट है या कोई एक इमेज है जो हमें कई बार दिखानी है अपने पेज के अंदर, कई जगह पर दिखानी है हमें अपने पेज के अंदर, तो उस केस में हम लोग जो है लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो लूपिंग का मतलब होता है किसी कोड को रिपीट करना। तो मैंने इसके अंदर एक HTML टैग बनाया, एक हेड टैग बनाया और एक बॉडी टैग बनाया। तो HTML, हेड एंड बॉडी, मैंने ये टैग बना लिए। अब मैंने बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट के अंदर, ये मैंने हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाया, जिसके अंदर मैं एक लूप लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हेलो लिखूँ, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा एक बार आप देख लें। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हेलो लिखता हूँ, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट सिंपल एक हेलो आ जाता है। बट हमको चाहिए कि एक नहीं 10 हेलो आ जाएं। तो 10 हेलो लाने के कई तरीके हैं, जैसे मैं 10 बार इस तरह हेलो लिख दूँ, ये देखो, तो ये 10 हेलो आ गए यहाँ पे। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर 1000 बार लिखना हो तो 1000 बार लिखना पड़ेगा, और 1000 बार लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा।
अगर हम कहें ये लाइन कई बार लिख दी जाए, तो ये लाइन अगर हम कई बार लिख देते हैं तो भी आपका 10 बार हेलो आ जाएगा, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि 10 तक तो ठीक है, लेकिन 1000 बार लिखना हुआ तब तो वो गड़बड़ है। मतलब कोई काम एक लिमिट तक कराना हो, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, तब तक तो आप उसके कोड को बार बार लिख सकते हैं, लेकिन जब एक काम कई बार कराना हो, बेटा म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, अगर हमें एक काम कई बार कराना हो तब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, तब हम लोग लूप का यूज करते हैं। 3 तरह के लूप होते हैं यहाँ पर। पहला लूप है व्हाइल लूप। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले एक लूप काउंटर, फिर व्हाइल, इसके अंदर एक कंडीशन और कंडीशन के आगे करली ब्रेसेस, और इस करली ब्रेस में वो ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो रिपीट करना है। कोड टू बी रिपीट, कोड टू बी रिपीट मतलब कि जो कोड हमें बार बार रन करवाना है वो कोड इसके अंदर आप पास करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब ये क्या होता है, जो हमारा लूप काउंटर है ये लूप को काउंट करेगा, लूप को काउंट करेगा कि हमारा लूप जो है कितनी बार चल चुका है, कितनी बार चलना है, और किस करेंटली किस नंबर पे चल रहा है। मान लो एक लूप हमें 100 बार चलाना है, तो शुरू कहाँ से होगा ये लूप काउंटर तय करेगा। एक एक कदम में कितना कदम बढ़ेगा, मतलब एक स्टेप में कितना काउंट बढ़ेगा, ये लूप काउंटर तय करेगा। और कहाँ पर रोकना है ये भी लूप काउंटर से ही तय होगा। करेंटली किस नंबर पर, किस पोजीशन पर चल रहा है, मान लो 100 बार चलाना था और अभी ये 7वीं बार चल रहा है या 20वीं बार चल रहा है, तो ये भी लूप काउंटर में होगा। तो यहाँ पे कोड में आएंगे और लिखेंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल a इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे while a इज लेस देन 10, वेरिएबल a इक्वल टू 1 while a इज लेस देन इक्वल टू 10। इसके अंदर आपको लिखना है लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने लिखा इसके अंदर हेलो, और इसके बाद a को मैंने प्लस प्लस कर दिया। प्रोग्राम को रन कराएंगे, आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 बार हेलो आ चुका है। अगर हमें इसको 20 बार हेलो लाना है, अगर हम ये हेलो 20 बार लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे a लेस देन इक्वल टू 20। ऐसा लिखने से 20 बार हेलो आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से इस कोड को देखें तो ये कोड इतना ही आपको लिखना है। अगर आपको 50 बार लिखना है हेलो, तो बस आपको 20 को 50 कर देना है, यहाँ पे 50 बार हेलो लिख करके आ जाएगा। तो ये लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो लाइन ऑफ कोड बार बार हमारा रिपीट होता है उसी को हम लोग जनरली कहते हैं लूपिंग। तो लूपिंग में क्या होता है कि ये हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को लूपिंग कहा जाएगा। एक बार फिर समझिए एक चीज़ को, यहाँ वेरिएबल a इक्वल टू 1 लिया गया, मतलब गिनती 1 से स्टार्ट होगी। ये लिखा गया कि while a लेस देन इक्वल टू 50, मतलब कि गिनती 50 पे जाकर के बंद हो जाएगी। यहाँ पे है कि प्रिंट होगा हेलो और गिनती एक बार में एक एक बढ़ती जाएगी। मतलब पहली बार है 1, फिर क्या 1 1 से एक जो है, क्या 1 जो है 50 से छोटा है तो छोटा है, छोटा है तो हेलो प्रिंट होगा। a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो क्या 2 जो है 50 से छोटा है तो छोटा है। इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और 50 तक लूप चलता रहेगा। तो ये होता है 1 से लेकर के 50 तक लूप चलाना। फिर इसी में आता है फॉर लूप। फॉर लूप में भी लगभग यही होता है, बस लिखने का तरीका और जगह बदल जाती है। यहाँ क्या होता है, लिखा जाता है पहले फॉर के अंदर लिखा जाता है लूप काउंटर, लूप काउंटर के आगे लिखा जाता है कंडीशन, और कंडीशन के आगे लिखा जाता है लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जरा पानी जरा, ठीक है, लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखिए इसके बाद यहां पर क्या बचता है, कोड टू बी रिपीट। तो कोड टू बी रिपीट का मतलब है वो कोड जो रिपीट करना है।
अब ध्यान से आप वाइल लूप और फॉर लूप को कंपेयर करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी लूप काउंटर था, यहाँ भी लूप काउंटर है, यहाँ भी कंडीशन थी, यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ पर जो कोड रिपीट होना है वो था, यहाँ पर भी जो कोड रिपीट होना है वो है, यहाँ पर भी लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था, यहाँ पर भी लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। समझना क्या है? समझना है जहाँ पे व्हाइल लिखा था वहाँ यहाँ फॉर लिखा जाएगा और चीज़ों को लिखने की जगह बदल दी गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लिखने की जगह बदल गई है, मतलब कि जो लूप काउंटर ऊपर लिखा था वो फॉर के अंदर आ गया है, जो कंडीशन यहाँ थी वो इसके अंदर आ गई है, जो लूप काउंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोड के अंदर था वो हमारा अब ऊपर आ जाएगा। तो एक बार लिख करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोड मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो इसको कैसे कमेंट करेंगे? स्लैश एस्ट्रिक और यहाँ तक का कमेंट करना है तो एस्ट्रिक स्लैश। इसके बाद मैंने लिखा वेरिएबल ए इक्वल टू फॉर लूप लगाना है ना हमें, तो यहाँ पे तो फॉर के अंदर वेरिएबल ए इक्वल टू 1 स्पेस ए लेस देन इक्वल टू 10 ए प्लस प्लस, फिर इसके अंदर डॉक्यूमेंट मैंने स्पेलिंग गलत की है, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। आउटपुट पे आप ध्यान से देखिए, रिफ्रेश करने पर 10 बार हेलो आ गया। यहाँ पर भी अगर 50 बार हेलो लाना है तो यहाँ पर 50 लिख देना है और आप देखिए 50 बार आपका हेलो आ चुका है। तो ये बहुत ही आसान है कि अगर आप देखिए कोडिंग को तो बहुत सिंपल कोडिंग है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि लूप काउंटर शुरू कहाँ से हो रहा है, लूप काउंटर को एंड कहाँ करना है और लूप काउंटर एक एक स्टेप में कितना बढ़ेगा। जैसे अभी आउटपुट में क्या आ रहा है, अभी आउटपुट में 50 बार हेलो आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 50 लिखा है तो यहाँ 100 लिख देंगे तो 100 बार हेलो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखें कि 100 बार हेलो आ जाएगा तो ये कहाँ से तय हो रहा है, यहाँ जो मैं गिनती लिख रहा हूँ उतनी बार यहाँ पे हेलो आ जा रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर गिनती 1 की बजाय 10 से शुरू की गई तो कितनी बार हेलो आएगा? अगर गिनती 1 की बजाय 10 से शुरू की गई तो सिंपल सी बात है, शुरुआत के 9 हेलो नहीं आएंगे, मतलब टोटल 91 हेलो आएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 9 नहीं आएंगे, क्योंकि 10वां तो आएगा ना, 10वां भी आएगा और 100th वाला है, मतलब 100 वाला भी आएगा और 10th वाला भी आएगा, दोनों आएंगे। इट मीन्स कि 9 नहीं आएंगे तो 91 आएंगे। अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि 100 हेलो आएंगे। आउटपुट में डिपेंड करता है लूप काउंटिंग शुरू कहाँ से हुई थी। यहाँ ए प्लस प्लस हो रहा है जिसकी वजह से अभी 91 हेलो आ रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम ए प्लस प्लस ना करें, ए इक्वल टू ए प्लस 5 कर दें, मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू ए प्लस 5, ऐसा कर देने से क्या होगा, आउटपुट में देखिए कुछ ही बार हेलो आया, जबकि यहाँ पर तो 100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है, बट ये जरूरी नहीं है कि 100 बार हेलो आएगा। अब क्या हुआ होगा, 10 से शुरू हुआ, 10 में 5 जुड़ा 15 हो गया तो 2 बार हेलो आ गया, 20 आया, 15 के बाद 20 आएगा ना, 5 जुड़ेगा जब, तो तीसरा हेलो आया, और ठीक इसी तरह चलते रहे 5 जुड़ता रहा और 100 तक हम बहुत जल्दी पहुंच गए, ठीक है। तो अगर आउटपुट में हेलो ना प्रिंट करा के मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराऊं और प्लस करके एक स्पेस प्रिंट करा दूं, प्लस से क्या होता है, कॉन्केटिनेट करते हैं स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू को। तो यहाँ पे देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35 वाला गिनती आ रहा है, जिसका मतलब है कि लूप ये 100 बार नहीं चला है ना, ये लूप 100 बार नहीं चला है, ये लूप कम बार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे आपको कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 100 लिखा है तो आप ये देख करके बता दें कि ये लूप 100 बार चलेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे तय होगा कि ये कंडीशन क्या है, ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला स्टेप है कि डू व्हाइल लूप। ये भी व्हाइल लूप की तरह ही होता है, लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है।
सबसे पहले लिखते हैं लूप काउंटर। लूप काउंटर को लिखने के बाद लिखते हैं डू। डू के अंदर वो लिखते हैं कोड जो हमें रिपीट करना है। फिर लूप काउंटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बिल्कुल ही व्हाइल लूप की तरह, और यहाँ पर लिखते हैं व्हाइल, और व्हाइल के अंदर यहाँ पर लिखते हैं कोई वेरिएबल का नाम, लाइक मतलब यहाँ पे लूप काउंटर का, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सिंपली। यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल नहीं सिंटेक्स बता रहे हैं, तो सिंटेक्स में यहाँ पे वेरिएबल नहीं, लूप काउंटर का कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर एंड में एक सेमीकोलन लगा दिया जाएगा। इस वाले सिंटेक्स को ध्यान से देखिए और एक बार प्रोग्राम बनाते हैं इसके ऊपर भी। तो ये देखिए मैंने कमेंट किया इसको, ये मैंने इसको कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा लूप काउंटर। तो वेरिएबल a इक्वल टू 5 या 1, ये हमारा हो गया लूप काउंटर। डू के आगे कुछ नहीं लिखना होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, फिर a प्लस प्लस, फिर यहाँ पे व्हाइल a लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर सेमी कॉलन। आउटपुट देखोगे आप तो 10 बार हेलो आ जाएगा हमारा, 10 बार हेलो आ रहा है। यहाँ कंडीशन मैंने 25 कर दिया तो 25 बार हेलो आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 कर दोगे 50 बार हेलो आएगा, 15 कर दिया तो 15 बार हेलो आ गया, परफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट को देखें तो आउटपुट को देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि ये आउटपुट किस लूप से आया है, मतलब व्हाइल लूप से आया है या फॉर लूप से आया है या किस लूप से आया है, ये बताना मुश्किल है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पर आपको लिखना होता है, अगर हम ये आउटपुट को देखें तो आउटपुट को देख के बताना मुश्किल है कि किस लूप से आउटपुट आया है। अब डू व्हाइल में और व्हाइल में डिफरेंस देखिए, व्हाइल या डू व्हाइल या फॉर या डू व्हाइल, इनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा आउटपुट को और कोड को। हमारा कोड ऊपर से नीचे की ओर चलता है, जब हमारा कोड ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती है और आउटपुट में आता है कि आउटपुट नहीं, यहाँ पे एक लूप के अंदर या हमारे कंपाइलर के अंदर a इक्वल टू 1 एक वैल्यू बन जाती है। अब a इक्वल टू 1 बन गया, यहाँ पे डू चला, डू कुछ नहीं करता है, डू जैसे ही चलता है डू के बाद हमारा ये लूप चल जाता है। तो ये लाइन चली, आउटपुट में क्या आता है, हेलो। फिर a प्लस प्लस हुआ, a की वैल्यू 2 हो गई। चेक हुआ क्या a की वैल्यू 15 से छोटी है, अगर 15 से छोटी है तो ये कहाँ भेज देगा हमको, डू के ऊपर। डू पे भेजेगा तो डू पे ये भेज तो देगा हमको, ये व्हाइल जो है हमको डू पे भेज देगा, लेकिन फिर से हम कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, फिर से अंदर जाएंगे, फिर से हेलो प्रिंट होगा। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या a की वैल्यू 3 से छोटी है या बराबर है 15 के, सॉरी a की वैल्यू क्या 15 से छोटी या बराबर है, तो है, तो 3 तो 15 से छोटा है, ऊपर जाएंगे डू चलेगा, फिर से ये चलेगा। तो इस तरीके से लूप ये चलता रहेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में एक चीज है, इसे कहा जाता है लूपिंग में एंट्री कंट्रोल्ड लूप या एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। अगर वो एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, ठीक है, अगर वो लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, जैसे कि व्हाइल और फॉर लूप में कंडीशन शुरुआत में होती है, इससे क्या होता है, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहलाते हैं। और डू व्हाइल में कंडीशन एंड में होती है, जिसकी वजह से ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहलाता है। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर a की वैल्यू पहले से 25 है, a की वैल्यू पहले से क्या है 25 है, और यहाँ कंडीशन क्या लगी हुई है कि a की वैल्यू छोटी रहे या बराबर रहे 15 के, 15 के। आउटपुट में आप देखेंगे, आउटपुट में एक बार हेलो आ गया लेकिन दोबारा नहीं आया। समझने वाली बात यह है कि जब a की वैल्यू 25 थी और कंडीशन लगी हुई थी कि a की वैल्यू 15 से छोटी हो, तब तो लूप चलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, ये है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, एक बार लूप चल जाता है और जब लूप से बाहर निकलते हैं तब ये कंडीशन चेक होती है कि लूप दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा। लूप दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा ये तय किया जाता है इसके एंड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बार लूप चल जाता है। तो a की वैल्यू 25 थी, हेलो चला, a की वैल्यू क्या हो गई, अब 26 हो गई। a की वैल्यू 26 हो गई तो उससे क्या हुआ हमारा,
अब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से क्या हुआ, लूप दोबारा नहीं चला। तो ये हमारा लूपिंग स्टेटमेंट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में ये पार्ट हो गया। इसके आगे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कुछ 3 चीज़ें समझेंगे। एक इवेंट, इवेंट क्या होता है, एक इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, और एक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इवेंट, इवेंट हैंडलिंग और फंक्शन, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए इवेंट, इवेंट हैंडलिंग एंड फंक्शन क्या होता है। यहां पर जो हमारा इवेंट है, हमारा जो वेब पेज होता है, जैसे हमने कोई वेब पेज बनाया, एक मैं वेब पेज बनाता हूं, प्रोग्राम 4, अच्छा गड़बड़ हो गया, दोबारा बनाते हैं, प्रोग्राम 4.html, HTML हेड बॉडी। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। H1 मैंने लिखा हेलो वेलकम टू डिजी कोडर्स, फिर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, फिर मैंने इसके बाद एक इनपुट बॉक्स बनाया, एंटर योर नेम, फिर मैंने एक बटन बनाई, फिर मैंने एक HR बनाया, फिर मैंने एक जो है एंकर टैग बनाया। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं रन कराने जा रहा हूँ, प्रोग्राम 4। तो प्रोग्राम 4 जब मैंने रन कराया तो आउटपुट में ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है, एंटर योर नेम, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, एक बटन आ रही है, एक लिंक आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। समझना क्या है आपको, इवेंट, इवेंट क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी एक इवेंट कहलाती है। हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी एक इवेंट कहलाती है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो बीच में भी माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी क्या होती है, एक तरह का इवेंट होता है। तो हमारे वेब पेज पर कोई भी एक्टिविटी हो उसे आप इवेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, लाइक हमारा ये हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर माउस आया, ये एक एक्टिविटी है। पैराग्राफ के ऊपर माउस आया, ये एक एक्टिविटी है। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस आया, ये भी एक एक्टिविटी है। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्लिक किया, ये भी एक एक्टिविटी है। मैंने लिखा इसके अंदर कुछ, ये भी एक एक्टिविटी है। मैंने बटन पे ऊपर क्लिक किया, ये भी एक एक्टिविटी है। लिंक के ऊपर क्लिक किया, एक्टिविटी है। लिंक के ऊपर या किसी पैराग्राफ के ऊपर माउस आया, ये भी एक्टिविटी है। माउस हटाया, ये भी एक एक्टिविटी है। मतलब हमारे वेब पेज पर शुरू से लेकर के एंड तक होने वाली हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ एक एक्टिविटी है। तो हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी एक्टिविटी क्या है, एक इवेंट है। मीन्स एनी एक्टिविटी हैपेंड इन ऑन web page during its execution is called event. तो any activity happened on web page during its execution is called event. तो event क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो वेब पेज पर हो रही है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उसके एग्जीक्यूशन के दौरान वो क्या होगी, एक इवेंट होगा। अब यहाँ पे इवेंट, तो एग्जाम्पल के लिए क्लिक होना, की प्रेस होना, की अप होना, की डाउन होना, माउस होवर होना, माउस एंटर होना, माउस लीव होना, ये सब क्या है, एक्टिविटी हैं। फोकस होना, ये सब क्या है, आपके इवेंट कहलाएंगे। यही एक्टिविटी हैं और यही आपके इवेंट हैं। तो इवेंट क्या होता है, हमारे वेब पेज पर होने वाली कोई भी चीज़ एक इवेंट है। अब इवेंट हैंडलिंग क्या होती है फिर, तो इवेंट का मतलब किसी बटन पे क्लिक होना, किसी टेक्स्ट बॉक्स में लिखना, किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस आना, ये सब इवेंट है। और उस इवेंट पर अगर आप कोई काम कर दें, जैसे अभी इस बटन के क्लिक पर कुछ नहीं हो रहा है,
अगर इस बटन के क्लिक पर कुछ होने लग जाए तो उसे कहेंगे इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, परफॉर्म एनी टास्क ऑन एनी इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। बहुत सिंपल है, टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन एनी इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट पर यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, इस चीज को इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल है। अब बात आती है फंक्शन की। तो फंक्शन के थ्रू ही हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो कोई भी एग्जीक्यूट करना हो कोई स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि आप चाहते हो बटन के क्लिक पे कोई कुछ काम हो जाए, तो इस चीज़ को हम लोग फंक्शन के थ्रू करेंगे। अगर बटन के क्लिक पे आप चाहते हो कि ये नाम सेव हो जाए डेटाबेस में, तो ये बटन के क्लिक पे करेंगे। तो ये चीज़ फंक्शन के थ्रू होगी। तो समझाते हैं एक प्रोग्राम बना के। ठीक है, एक मिनट। तो अगर हम एक वेब पेज छोटा सा बनाएं और एक इवेंट हैंडल करके देखें, तो देखिए कैसे इवेंट को हैंडल किया जाएगा। अब इवेंट हैंडलिंग में भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो धीमे धीमे आपको समझ में आएंगे। अभी देखिए, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया, यहाँ बॉडी में मैंने लिखा एंटर योर नेम और इनपुट बॉक्स बनाया। इसके बाद मैंने एक बटन बनाई और इस बटन के ऊपर लिखा मैंने क्लिक हेयर। बटन के ऊपर मैंने लिखा क्लिक हेयर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मैंने बटन के ऊपर लिखा क्लिक हेयर। अब अगर इसका आउटपुट देखेंगे प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम नंबर 5 को मैं रन कराता हूं, तो आउटपुट में कुछ ऐसा आउटपुट आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम, और यहाँ पर जो है नाम लिख सकते हैं। ये क्लिक हेयर करके एक बटन बना दी मैंने। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोडिंग लिखते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ भी लाइक हेलो, तो देखो ये क्या होता है, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे ही आपने स्क्रिप्ट के अंदर कोई कोडिंग लिखी, वो तुरंत एग्जीक्यूट हो गई। तो हेलो देखो आ गया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये अलर्ट कराऊँ, अलर्ट ओके, तो आउटपुट में देखो अलर्ट आ गया तुरंत। मतलब हम चाहते हैं ये अलर्ट बटन के क्लिक पे आए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या आ रहा है, तुरंत आ जाए, जैसे पेज रिफ्रेश हुआ तुरंत अलर्ट आ गया। तो यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी अगर आप कोडिंग करते हो तो वो कोड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाएं और कोडिंग को फंक्शन के अंदर लिखें, तो वो कोड सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब उस पर्टिकुलर फंक्शन को कहीं पर कॉल किया जाएगा। जैसे फंक्शन, फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखते हैं, फंक्शन बनाने के लिए लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन के आगे लिखते हैं फंक्शन का नेम, इसके बाद पैरेंथेसिस, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इस तरह से हम लोग फंक्शन, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन का नाम लिखा मैंने डेमो, डेमो फंक्शन के आगे लगाया मैंने कर्ली पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के आगे मैंने लगाए कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा अलर्ट हेलो। आउटपुट अगर आप देखोगे अभी इस प्रोग्राम का, तो अब आउटपुट में कोई अलर्ट नहीं आ रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलर्ट एक डेमो नाम के फंक्शन के अंदर है। अब ये अलर्ट चलेगा, लेकिन सिर्फ तब चलेगा जब इसका पेरेंट फंक्शन कॉल होगा। तो अलर्ट खुद एक फंक्शन है और अलर्ट का पेरेंट फंक्शन इस टाइम पे क्या कहलाएगा, डेमो। तो जब डेमो को आप कॉल करोगे तभी अलर्ट चलेगा, और हम इस डेमो को कॉल करेंगे एक इवेंट के ऊपर। तो बटन में आएंगे और बटन में लिखेंगे ऑन क्लिक, इस तरह से बटन में लिखेंगे ऑन क्लिक,
और ऑन क्लिक में लिखेंगे यहाँ पे ये डेमो फंक्शन। डेमो फंक्शन जो है मैंने इस तरह से लिखा। अब डेमो फंक्शन मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे, अब प्रोग्राम को रन कराएंगे। जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो डेमो कॉल हो जाएगा। डेमो एक फंक्शन है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया है मैंने, देखो। तो डेमो जैसे ही कॉल हो जाएगा जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए क्लिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेमो कॉल हुआ और क्या आ गया, अलर्ट। देखो इस पे क्लिक किया, अलर्ट आ रहा है। तो पॉइंट क्या है, ये क्लिक होने को इवेंट कहते हैं। क्लिक होने पर अब कोई काम हो रहा है, इसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। और वो काम कैसे हो रहा है, एक फंक्शन के थ्रू, इसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बटन के क्लिक पे फंक्शन को कॉल किया है, बाकी सारा काम उस फंक्शन के अंदर किया जा रहा है। तो ये होता है हमारा इवेंट और इवेंट हैंडलिंग और फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। ठीक है, अब देखिए इनपुट लेना हम आपको सिखाते हैं। इनपुट कैसे लिया जाता है, तो प्रोग्राम 6.html, तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपको यहां पे लिखना है स्क्रिप्ट टैग। यहां मैंने बॉडी में लिखा, मैंने एंटर फर्स्ट नंबर। मैं 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहा हूं जावा स्क्रिप्ट में। तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ना नहीं सीखना है, जोड़ना तो आराम से हो जाता है। पहले हमें सीखना है इनपुट करना और आउटपुट करना। हमने सीखा था, एक और तरीका मैं बताऊंगा आज आउटपुट करने का। तो एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट बॉक्स बनाएंगे। कोई भी वेब पेज में इनपुट लेने के लिए इस तरह से आपको उसका एक इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा। लाइक एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जो आप लिखोगे यही वैल्यू इनपुट की जाएगी। इस वैल्यू को रीड करना हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैंने लिखा एंटर सेकंड नेम, सेकंड नंबर, और इसके नीचे बनाया मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट। आउटपुट में क्या आया, एंटर सेकंड नंबर। बट हम चाहते हैं नीचे आए, तो नीचे कैसे लाएंगे, इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे BR। 2 बार BR लगाया ताकि थोड़ा ज़्यादा गैप आ जाए। तो आउटपुट देखिए, ये देखिए एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पर सेकंड नंबर डाल सकते हो आप, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आप डाल सकते हो। अब हमें एक बटन बनानी है BR बटन टैग। बटन के अंदर लिखा मैंने सम। तो हम चाहते हैं सम बटन पे क्लिक करने पर ये दोनों जुड़ जाएं। ठीक है, सम बटन के क्लिक करने पर ये और ये वैल्यू, मान लो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये सम करने पर आंसर आ जाए जुड़ करके। तो बहुत सिंपल है। सम बटन के ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल करेंगे सम नाम का ही। अब ये सम नाम का फंक्शन अभी बनाया तो है नहीं हमने, तो बनाते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर आए फंक्शन सम। अब ये सम फंक्शन के अंदर हमें पहले इस बॉक्स की वैल्यू को रीड करना है और फिर इस बॉक्स की वैल्यू को रीड करना है। तो जैसे ही सब यहाँ पे देखो, इस सम में मैंने अलर्ट कराया ओके, तो देखो बटन पे क्लिक करने पर ओके आने लग गया। ये देखो बटन पे क्लिक करने पर हमारा ओके आने लग गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है कि यहाँ पर हम ये पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स और ये दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रीड करेंगे और रीड करके इन दोनों वैल्यू को हम आपस में सम कर देंगे। तो क्या करना है, ये वाले बॉक्स की एक आईडी लेंगे T1, ये वाले बॉक्स की एक आईडी लेंगे T2। T1 मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 और T2 मतलब टेक्स्ट बॉक्स 2। आप कुछ भी आईडी ले सकते हैं, बट वो अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए। मतलब कि या तो अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए या अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए। मतलब पहले अल्फ़ाबेट ही आएगा स्टार्टिंग में। तो अब आपने लिया, मैंने लिया पहले बॉक्स की वैल्यू T1, आईडी T1 और दूसरे की आईडी T2। इनके अंदर जो लिखा जाता है, आपको HTML पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि ये जो लिखा हुआ होता है इसे वैल्यू कहा जाता है। तो ये वैल्यू हमें रीड करनी है। सम के अंदर एक वेरिएबल लेंगे A नाम का, यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसके अंदर पास करेंगे डबल कोट्स में आईडी क्या है T1 और T1 का हमको क्या चाहिए, वैल्यू। इस लाइन को ध्यान से समझिए। मैंने क्या लिखा, वेरिएबल A इक्वल टू डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट मतलब हमारा पूरा पेज, पेज में से हमें क्या चाहिए, गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ गेट मैंने स्मॉल में लिखा है, एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाई का बी कैपिटल है और आईडी का आई कैपिटल है। इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे T1, T1 इज द टेक्स्ट बॉक्स, डॉट वैल्यू, इस तरह से। तो ये हम T1 की वैल्यू, T1 क्या है, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, तो T1 की वैल्यू रीड करके कहाँ जाएगी, ए में। वेरिएबल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T2 डॉट वैल्यू, बड़ा आसान है। तो b इक्वल टू, बस बदला क्या, T2, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या यहाँ पे हमने दी थी, T2, T2 की वैल्यू रीड करके b में आ गई। अगर मैं वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस बी करूं और अलर्ट कराऊं c को, सिंपल है, रन कराते हैं। आउटपुट में देखिए, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ नंबर डाला 5 और यहाँ नंबर डाला 3 या 7। सम पे मैंने क्लिक किया तो आउटपुट आप देखिए, अलर्ट आया, और अलर्ट में अगर आप आउटपुट देख पा रहे हैं तो अलर्ट में आ रहा है 57। मैंने पहले बॉक्स में डाला था 5, दूसरे में डाला था 7, तो आंसर क्या आया, 57। इन दोनों को आपस में सम होना चाहिए था, मतलब 5 और 7 जुड़ करके 12 बनना चाहिए था, लेकिन ये बना 57। क्यों, क्योंकि 5 और 7 जुड़ने की बजाय, सम होने की बजाय आपस में जुड़ गए, ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, अब ये क्यों जुड़ा, क्योंकि ये ए और बी बाय डिफॉल्ट क्या थे, स्ट्रिंग थे। ये जो इनपुट होता है ना, इनपुट टाइप चाहे टेक्स्ट हो, इनपुट टाइप चाहे डेट हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो, नंबर हो, कोई भी इनपुट टाइप हो, सभी इनपुट टाइप का वैल्यू जो आता है उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्ट्रिंग। और ए और बी स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सम होने की बजाय आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। a इक्वल टू पार्स इंट a, b इक्वल टू पार्स इंट b। तो a को मैंने पार्स इंट किया है, तो a की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में पार्स हो जाएगी। पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट होना, चेंज होना। तो पार्स इंट नाम का एक फंक्शन है, जिसमें ध्यान रहे जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं वो कैपिटल में लिखोगे, जो स्मॉल में लिख रहा हूं वो स्मॉल में लिखोगे। तो a इक्वल टू पार्स इंट ऑफ a, b इक्वल टू पार्स इंट ऑफ b। प्रोग्राम को रन कराएंगे, सम पे क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए आंसर आया 12। अलर्ट कराने की बजाय मैं चाहता हूं यहां पर एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हो। यहां पे लिखा मैंने आंसर, इनपुट आईडी T3। यहां हम चाहते हैं इसमें आंसर आ जाए, ठीक है ना, ये और ये जुड़े, सम करने पर आंसर इसमें आ जाए। तो जो C की वैल्यू हम अलर्ट करा रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या ली थी मैंने, T3, T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू C। बहुत आसान है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू C, मतलब T3 की वैल्यू में क्या पहुंच जाए, C। T3 को कैसे हमने पकड़ा, गेट एलिमेंट बाय आईडी थे। इसे कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में डॉम ट्रैवर्सिंग। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये होता है एक फंक्शन हमारा डॉम। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो जो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन है, ये किसी एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए है, ट्रैवर्स एलिमेंट बाय इट्स आईडी। किसी आईडी से एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए हम इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर आईडी ऑफ एलिमेंट पास करते हैं, तो ये एलिमेंट हमारा ट्रेस हो जाता है, पकड़ में आ जाता है। तो अभी देखिए आउटपुट में यहाँ पे मैंने डाला 10 और 6, सम किया तो आंसर आया 16, जो कि अलर्ट नहीं आया है,
इसमें आ गया है। सिंपल है, कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे सम करते हैं और इस तरह से बेसिकली हम लोग इसका आउटपुट देते हैं। तो ये है हमारा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, जो नंबर आएगा वो जुड़ करके इसमें आ जाएगा। तो ये है हमारा इवेंट हैंडलिंग, फंक्शन, और हमने कई और चीज़ें बताई। डॉम ट्रैवर्सिंग, ये डॉम ट्रैवर्सिंग कहलाता है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, मतलब हमारे पेज की जो पूरी स्ट्रक्चर होती है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम समझना चाहें, देखिए जैसे हमारा जो पेज होता है वो चालू होता है एक, जैसे हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, HTML। HTML के जो HTML होता है इसके दो टुकड़े होते हैं, हेड और बॉडी। तो ये हेड हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं अभी मैं, ये बॉडी हो गया। अब हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर स्टाइल हो सकता है, हेड के अंदर स्क्रिप्ट हो सकता है, हेड के अंदर मैंने लिंक टैग सिखाया था, हेड के अंदर जो है टाइटल टैग मैंने सिखाया था। फिर बॉडी के अंदर पैराग्राफ हो सकता है, बॉडी के अंदर H1 हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर UL टैग हो सकता है, UL टैग के अंदर LI टैग हो सकता है, ठीक है ना। UL के अंदर एक और LI टैग हो सकता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डॉम। ये जो प्रोसेस है कि हेड के अंदर ये, बॉडी के अंदर ये प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पे डॉम कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो प्रोग्राम को दोबारा रन कराना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से जब हम बनाते हैं, यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ मैंने लिखा 2, सम किया आ गया 7। तो ये है हमारा डॉम ट्रैवर्सिंग। तो ये है हमारा इतना आज का। लेकिन अभी सुनिए, इसमें एक आपको काम करना है, ये टास्क है आपके लिए। मैंने सम करना बता दिया है, अब आपको यहाँ पर मैं एक बटन बना रहा हूँ सब की। सब मतलब सब्ट्रैक्शन। सब में मैंने प्लस लिख दिया, सब में मैंने माइनस लिख दिया, इससे प्लस हो रहा है। देखो यहाँ मैंने कोई वैल्यू डाली, प्लस होके आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ सब पे क्लिक करने पर ये वैल्यू आपस में घट के, माइनस होकर के, सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएं। ठीक इसी तरह हम चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही होगी क्या? किसी और को आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, एक बार चैट में बता दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पे ऐसी 5 बटन बना रहे हैं। डिवीजन, रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन होगा स्टार से, डिवीजन होगा ये होगा निकलेगा रिमाइंडर परसेंटाइल से। आउटपुट देखिए, यहां मैंने 5 बटन बना दी हैं। अब आपको करना क्या है, ये पांचों बटन को जो है फंक्शनल बनाना है। अभी देखो 10 और मान लो 17 डाला मैंने, सम करने पर सम हो रहा है। ठीक इसी तरह मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन करूँ तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए, डिवीजन करूँ डिवीजन का आंसर आ जाए, रिमाइंडर पे क्लिक करूँ तो रिमाइंडर का ऑप्शन आ जाए। इस तरह से हमको बनाना है यहाँ पे कुछ एक पार्ट की हम लोग अलग अलग बटन पे अलग अलग काम कराएं। तो जैसे मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही फंक्शन के नीचे एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे सब नाम का। ठीक उसी तरह एक आप तीसरा फंक्शन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन नाम का, और इसी तरह से सबके लिए फंक्शन बनाएंगे और सभी में आप कोडिंग करेंगे और आपको आंसर ले आना है। तो ये है हमारा टास्क। एक और टास्क, आप लोग टास्क नहीं बना रहे हैं, बनाइए, नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टास्क जरूर बनाने हैं, 110% टास्क बनाइए। जो नहीं हो वो पूछिए क्लास में,
या मैसेज करके ग्रुप में, जैसे पूछना चाहते हैं पूछिए, लेकिन टास्क बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना टास्क के आप यूँ समझ लीजिए कि पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकलेगा। पढ़ना अलग होता है, पढ़ के ख़त्म कर देना अलग होता है, और आपको आने लग गया है वो काम, ये अलग बात होती है। तो आपको HTML से CSS से वेब पेज डिजाइन करना आता है या नहीं आता है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है, ये अलग बात है, और पढ़ लिया है ये अलग बात है। तो इसलिए उसको बनाइए, उस टास्क को कंप्लीट करिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली इतना पार्ट कंप्लीट होता है आज। इसके आगे कल हम लोग शुरू करेंगे, आज यहीं तक। कोई डाउट हो किसी को तो बताए, चैट में बताए, माइक ऑन करके बताए, या फिर जैसे चाहें आप ग्रुप में बताएं। कोई डाउट है पुराना, कोई असाइनमेंट नहीं बन रहा, कोई टास्क नहीं बन रहा, कोई जो पढ़ाया है टॉपिक उसमें समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछिए, किसी भी माध्यम से पूछिए। आप अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं।